विद्यालय ऑनलाइन सत्र में कक्षा 6 का प्रथम अध्याय विज्ञान में कल हम अध्ययन कर रहे थे पौधे के विभिन्न भागों के बारे में। एक पौधे का प्रारूप चित्र आपके सामने है। पुनः एक बार संक्षिप्त रूप में इसको मैं दोहराता हूं। भोजन के रूप में पौधे के कौन से भाग खाए जाते हैं? मैंने कल एक बात की थी, पंचांग, एक शब्द इस्तेमाल किया था, पंचांग। पौधे के 5 भाग हैं जो भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है जड़ के रूप में, दूसरा तना, तीसरा पत्ती, चौथा फल, पांचवा जड़, तना, पत्ती, स्तंभ। ये 5 भाग पौधे के खाए जाते हैं, जैसे कि इसमें चित्र में दिखाया गया है। सभी भाग भोजन के रूप में उपयोगी हो सकते हैं। आज हम इससे आगे अध्ययन करेंगे कि पौधे के कौन से भाग के बाद इनका क्या उपयोग है। तो पौधे के अगले डायग्राम पे अब चलते हैं, आगे की बात पे। भोजन में पौधों का कौन सा भाग हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है या उनसे हमें किस प्रकार ऊर्जा मिल सकती है, और जो दैनिक जीवन में हमसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। मूंग और चने कुछ सूखे बीज लीजिए। हमारे घरों में अंकुरित मूंग चने आपने देखे होंगे। कभी आपने लंबी दूरी की गाड़ियों में सफर किया हो तो वहां अंकुरित चने बेचने के लिए आते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो बेचने के लिए आते हैं। तो एक पात्र में कुछ मूंग या चने लीजिए, उनसे जल से भरे हुए पात्र में डाल दीजिए, 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह फूल जाएंगे। अब क्या करेंगे, उनका पानी निकालिए और उन्हें किसी कपड़े में कसकर बांध दीजिए और उन्हें गर्मी वाली जगह रख दीजिए। दूसरे दिन जब हम उन्हें निकालेंगे तो बीजों में हमें क्या दिखाई देगा, छोटी छोटी धागेनुमा संरचना निकली हुई दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए हमारा मूंग है, उससे धागेनुमा एक संरचना निकली हुई दिखाई देगी। इसे क्या बोलते हैं, अंकुरण। ये देखिए सादे मूंग दिखाई देते जिन्हें पानी में भिगोया गया था, और जब भिगोने के बाद जब वो फूल गए तो उन्हें गर्मी में रखा गया तो वो क्या हो गए, अंकुरित हो गए। अंकुरित मूंग प्रोटीन के सबसे ज्यादा स्रोत है, शरीर में ऊर्जादायक है और स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी हैं। अब इससे आगे देखिए चनों के बारे में बताया गया है। बीज से बाहर निकली हुई संरचना क्या है, ये अंकुरण है इसका। यदि नहीं तो बीजों को पानी से धोए, पानी निकाल दे और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए रख दें। जो मैंने बात बताई वही लिखी हुई है। ये एक स्वादिष्ट अल्पाहार है। चने के रूप में भी हो सकता है, अंकुरित चना भी हो सकता है, और इसके साथ साथ मूंग है, मोट भी हमारे यहां प्रचलन में है। तो अंकुरण क्यों होता है, अनुकूल परिस्थितियां होने में पादपों में अंकुरण होता है, और वो पोषक पदार्थ उसमें से ही हमें शरीर को प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम अगला एक ऊर्जा का विषय टच करते हैं कि जिस प्रकार हमें पौधों से प्राप्त जो चीजें हैं, मूंग, मोट, चना, उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उनके अंकुरण से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार आपने ये देखिए चित्र दिखाई दे मधुमक्खी का छत्ता। आजकल कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन होता है, और वैसे कई घरों में गर्मियों में मौसम में या सर्दियों में हमारे यहाँ मधुमक्खी छत्ते बना लेती है। क्या आप जानते हैं शहद कहां से आता है और यह कैसे उत्पादित होता है? कभी आपने सोचा है कि ये भूरे रंग का जो शहद दिखाई देता है वो कैसे बनता है? और इतनी सारी मधुमक्खियां एक बहुत बड़ी संरचना, एक मकान बनाती है उसमें, जिसे निव है या कोलन कहते हैं। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहां बहुत सी मधुमक्खियां भिन्न भिन्न आया करती है? मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्र करती है। मधुमक्खियां क्या करती है, फूलों पर बैठती है और उसका रस को चूसती है और फिर छत्ते में भंडारित करती है। उनके विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो उसको रस को तो लिक्विड रूप में लेती है, उसको फिर सॉलिड रूप में बदल देती है।
फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। फूल वर्ष भर नहीं होते, तो कुछ समय में ये उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां मकरंद का क्या कर लेती है, भंडारण कर लेती है और पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों से मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब ये जो शहद हमें प्राप्त हुआ, इसका हम दवाइयों में, भोजन में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियां ने एक बार भंडारण कर लिया तो उसके बाद उसको वो फॉर्म करती है शहद में। वो चूसती किस रूप में, मकरंद। मकरंद मीन्स फूलों का रस, मकरंद के रूप में उसको एकत्र करती है, फिर उन्हें अपनी ग्रंथियों द्वारा बदल देती है। अब इससे आगे जंतु क्या खाते हैं, अभी हमने पढ़ा। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि मधुमक्खियां क्या खाती है, मकरंद शहद चूसती है, उसको खाती नहीं है, वो हमारे लिए शहद बना के छोड़ देती है। उसका बहुत छोटा हिस्सा सुगंध के रूप में ग्रहण करती है। तो जंतुओं से हमें इतने लाभ हैं। जंतु क्या खाते हैं, हर एक जंतु की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। जिसे आप छोटी सी चींटी को देखिए, अन्न का एक दाना लेके वो चलती है। सभी चींटियां एक एक दाना, अपने वजन से ज्यादा भार लेके चलती हैं। एक छोटा सा दाना उनके लिए पर्याप्त होता है, चींटियों के लिए। इसके अलावा आपने देखा होगा, मधुमक्खियां शहद से अपना भोजन करती, पेट भरती है। इसके अलावा गाय, भैंस, बकरी, आपने देखा उनको हम घास भी डालते हैं, रोटी भी देते हैं। इसके अलावा अन्य अन्य प्रकृति में जो पदार्थ है उन्हें खाने के लिए उपलब्ध होते हैं। कुछ जीव मांसाहारी होते हैं, तो अपना भोजन अन्य जीवों को खाकर करते हैं। जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, ये सब क्या है, अन्य जीवों द्वारा। कुछ जीव होते हैं जो सड़े गले अंश से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिन्हें मर्तोपजीवी कहते हैं। स्वयंपोषी तो पादप ही हैं केवल, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके बाद हम विषमपोषी हो गए। विषमपोषी में मनुष्य और जानवर दोनों आ गए, जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। फिर होते हैं, एक होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी जो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। मांसाहारी वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, जिसका उदाहरण मैंने शेर, चीता, बाघ आदि बताया। और सर्वाहारी वे हो गए जो इन दोनों को खाते हैं। मृतोपजीवी वे हो गए जो अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार जो विभिन्न प्रकृति में जितने भी जंतु हैं, वो अपने भोजन के लिए अन्य अन्य एक दूसरे से संबंधित है। इस पूरे अध्याय में हमने जाना कि पदार्थों के संघटक क्या है, खाद्य क्या है, किस प्रकार के खाद्य का मतलब क्या हो गया। संघटक, सबसे पहले संघटक शब्द को समझते हैं। संघटक का मतलब खाद्य पदार्थ किन चीजों से बने हैं, वो उनका संगठन क्या है। जैसे मान लीजिए हमें अंडा प्राप्त हो रहा है, तो उसका संगठन क्या है, मुर्गी से प्राप्त हो रहा है। गेहूं प्राप्त हो रहा है, तो उसका संगठक क्या है, खेत से प्राप्त हो रहा है। तो ये उसके संगठक काम हो गए। खाद्य, खाद्य जो हम खाने में यूज लेते हैं वो खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद मकरंद, मकरंद फूलों के रस को मकरंद कहते हैं। फिर है अंकुरित बीज, बीजों को पानी में भिगोने के बाद थोड़ी गर्मी मिलने पर वो अंकुरित हो जाते हैं, उनसे अंकुर निकल जाते हैं, ऐसी स्थिति को अंकुरित बीज कहते हैं। ये नए शब्द आए थे। शाकाहारी, ऐसे जीव जो केवल अपने भोजन में पेड़ पौधों का से जनित उत्पाद ही ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों से जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, धान्य खाद्य पदार्थ है, वो जो धान्य है, अनाज है, जो पेड़ पौधों से जनित है, उत्पादित है, वो ही ग्रहण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। फिर है मांसाहारी, वे जीव जो अपने भोजन के लिए केवल जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, मांस खाते हैं, अर्थात शेर, चीता, ये सब क्या है, मांसाहारी। फिर आया सर्वाहारी, सर्वाहारी वे हो गए जो दोनों को खाते हैं, जो वनस्पति जगत को भी खाते हैं और जंतु जगत को भी खाते हैं। अर्थात जैसे मनुष्य भी है जो मांस भी खाता है और पादपजन्य उत्पादित पदार्थों को भी खाता है। पादपों से उत्पन्न पदार्थ जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज है, सब खाता है, और जंतुओं को मारकर उनका मांस भी खाता है। इस प्रकार ये प्रमुख शब्दों का हमने अध्ययन किया। इसके बाद हमने क्या सीखा, हमने इस पूरे पाठ में क्या सीखा, इस पे एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। इस पूरे पाठ में हमने सीखा पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किस प्रकार उनका पोषण होता है,
हमारे दैनिक जीवन में पादपों का क्या योगदान है। पोषण के आधार पर जीव किस प्रकार पोषण प्राप्त करते हैं, मधुमक्खियां किस प्रकार करती है, अंकुरित जीव पादपों से हमें पोषण किस प्रकार मिलता है। इसके अतिरिक्त हमने सीखा कि जीव भोजन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। इस प्रकार हमने जीवों को उनके पोषण के आधार पर जाना, पादपों के पोषण के बारे में जाना। अगले सत्र में किसी नए बिंदु के साथ ये प्रथम अध्याय आपका पूर्ण हुआ। अगले सत्र में नए बिंदु के साथ आपसे फिर मुलाकात।